हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग जो है आज फिर से क्लास 7 का एक और टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले समझ लो, जो हमारा ज्योमेट्री में टॉपिक है ट्रायंगल। वो ट्रायंगल तो आप जानते ही हैं, 3 साइड से बनता है ना। ये सारी चीजें तो आपको मालूम हो जाता है। तो ट्रायंगल जो है उसके 3 साइड होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल चैप्टर में हम 2 बातें समझते हैं। पहला क्या है, प्रॉपर्टीज, और दूसरा जो है वो है कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी जो है वो आपका अगला चैप्टर है। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रायंगल कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करती है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग जो आज चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का सिंबल हम ऐसे देंगे, ट्रायंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो टाइप्स जो होते हैं इसके वो बेसिकली 3 होते हैं। पहला जो होगा वो होगा स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा जो है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल के बारे में समझना कि हमारे पास ये तो आपको पता है कि कोई भी ट्रायंगल जो होगा वो 3 साइड से मिलकर बना होगा। मतलब कि नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स होते हैं 3, और एंगल्स कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ एंगल्स भी होते हैं 3 साइड या 3 एंगल से मिलकर अगर बना हुआ हो तो वो है ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो है स्केलेन ट्रायंगल का मतलब है कि जब हम तीनों साइड अगर हम इसके लेंगे, मान लो कि यह है 3 सेंटीमीटर का, यह है मान लो 5 सेंटीमीटर का, और यह है 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा 3, 5 और 7, ये जो है हमारा ये तीनों डिफरेंट है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। मतलब यहाँ पे ऑल साइड्स आर डिफरेंट। क्लियर है। अब इसके बाद हम देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता क्या है, इस तरह से हम बनाते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसमें ए बी और ए सी अगर बराबर हो जाए तो हम इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता क्या है, 2 साइड्स आर इक्वल, और इसके साथ साथ हम लिख सकते हैं 2 एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे ये है कि अगर साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल ये है और इसका अपोजिट ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल जो होगा वो बराबर होगा। तो अब जैसे इस एग्जांपल में जो हमने लिया है वो ये लिया है ए बी बराबर ए सी, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा एंगल होगा वो होगा एंगल बी बराबर, या एंगल सी बराबर एंगल बी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसकी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम एक बात समझते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल कैसे हुआ। तो सपोज हमने एक कागज का एक टुकड़ा लिया जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसके बीच से एकदम ऐसे फोल्ड कर दो, इधर का इधर, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, बीच से ऐसे फोल्ड कर दो, तो इधर वाली चीज जब हम ऐसे फोल्ड करके इधर पे रखेंगे ऐसे करके, तो ये टोटली ओवरलैप हो जाएगा। तो जब ये ओवरलैप होता है तो हम इसको कहते हैं कि दोनों एंगल इक्वल होगा, तभी ये ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे को छुपा दे रहा है। अब ये वाली जो बात है इसको हम अगर कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा।
कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ही होता है कि जब एक दूसरे को छुपा दे तो उसको हम बोलते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये जो आधा ट्रायंगल हो ना, ये दूसरा आधा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल एक्चुअल में कॉन्ग्रुएंट है, तभी एक दूसरे को छुपा रहा है। ठीक है, ये हम कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आता है एक और इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आपको पता ही होगा कि हम यहाँ पे तीनों साइड को बराबर लेते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, मतलब कि इसके ऑल साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल, और उसके करस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब अगर ये बताओ कि यहाँ पे अगर सारे एंगल अगर इक्वल हुए तो टोटल एंगल का सम कितना होता है? टोटल एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। और ऐसे ऐसे तीन एंगल है अगर हमारे पास बराबर है तीनों, तो डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री। तो हम इस तरीके से कहते हैं इक्वल टू 60 डिग्री ईच। सारे एंगल जो होंगे वो उसके 60 डिग्री होंगे। क्लियर है इतना? इसको आप नोट करो। तो अभी जो हम लोग टाइप्स पढ़ रहे थे वो टाइप्स में जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, ये सारे जो है इसके टाइप्स थे। तो वो जो टाइप था ये ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स थे, मतलब साइड जो है वो बराबर है या नहीं या अनइक्वल है उसके बेसिस पे। और अब जो है यहाँ पे एक और है टाइप्स, वो क्या है हमने यहाँ पे जो भी कैटेगराइज किया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अगर हम यहाँ पे एक कहें एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे तीनों एंगल जो होंगे, सारे एंगल कह लो, सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है, वही लिखा हुआ है, एंगल ए या एंगल बी या एंगल सी, सारे एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से कम होंगे। तो एक और यहाँ पे, ये तो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं टाइप्स के लिए। सेकंड प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लिख लो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर ट्रायंगल हम लेंगे ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाली बात आपको क्लियर है? लेकिन ये जो है प्रॉपर्टी ये सारे ट्रायंगल के लिए पॉसिबल होता है। अब एक बात समझ लो कि मान लो कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो क्या यहाँ पे तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम पॉसिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि 60 60 60 का भी एक ट्रायंगल हो सकता है। उसी तरीके से मान लो कि एक ले लो हम 60 डिग्री, एक ले लो 50 डिग्री और एक और ले लो 70 डिग्री, और इन तीनों का अगर हम सम करेंगे तो सम कितना आएगा? सम आएगा 180 डिग्री। क्लियर है? और तीनों एंगल आप एक मतलब सारे एंगल को आप देख सकते हैं कि वो 90 डिग्री से कम है। तो ऐसा ट्रायंगल हमेशा पॉसिबल है। ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे एक और चीज देखें, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में है कि एट लीस्ट वन ऑफ देम इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब एक एंगल कम से कम 90 डिग्री से, सॉरी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा, एटलीस्ट ना करके हम ये कहें एग्जैक्टली क्योंकि एक ही एंगल ऐसा होगा जो ऑब्ट्यूज एंगल में ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। जैसे देखो अगर हमने यहाँ पे ले लिया ये वाला एंगल 120 डिग्री, अगर हम इसको ले लेते हैं तो बाकी के एंगल को मिलके कितना बनाना होगा? अगर बाकी का एंगल जो बचता है 180 डिग्री में से तो 60 डिग्री बचता है, तो इन दोनों को मिलके, मतलब मान लो एग्जांपल में हमने लिया है एंगल ए बराबर 120 डिग्री, तो बाकी एंगल बी और एंगल सी, इन दोनों को मिलके कितना बनना है? 60 डिग्री। तो इसलिए जो है बी और सी जो होगा वो 60 डिग्री से तो छोटा ही होगा, मतलब कि 90 से भी छोटा होगा। तो हम कोई एक ही एंगल ऐसा ले सकते हैं जो 90 डिग्री से ज्यादा हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है
एक एंगल 90 डिग्री होगा इसका। तो सपोज हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसा बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होगा, एंगल एंड लाइंस वाले में पढ़ा होगा कि ऐसे अगर हम बना ले तो ये 90 डिग्री होगा। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे बनाया है ट्रायंगल ABC जिसमें कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। और अगर ये 90 डिग्री है तो बाकी का B और A और C मिलके क्या बनेगा, एंगल B बराबर 90 डिग्री है, और एंगल A प्लस एंगल C ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा, फिर तो तभी तो 180 डिग्री हुआ टोटल सम। तो अब A और C के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि वो 90 से तो कम ही होगा, है। मान लो कि 45 हो सकता है, ये 40 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अभी हम और भी कुछ पढ़ेंगे, वो आगे हम अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर है। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद ये हमारा पहला टाइप हो गया, पहला प्रॉपर्टी हो गया जिसमें हमने 6 टाइप पढ़ लिए, 3 साइड के बेसिस पे, 3 एंगल के बेसिस पे। अब यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी वो क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एक और चीज ऐसे समझ लो इसके लिए राइट एंगल के बिहाफ पे कि राइट एंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होता है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ये क्या है, तो एंगल जो होगा वो 90 डिग्री भी होना चाहिए और आइसोसेलेस भी होना चाहिए, मतलब कि दो साइड इसके बराबर होंगे। मतलब कि मान लो ये A, B और C है, तो एंगल B बराबर जो है यहाँ पे वो 90 डिग्री है, एंड AB इज इक्वल टू BC भी है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। अब यहाँ से अगर हम ऐसा कहें कि एंगल B जो है वो तो 90 डिग्री है, ये तो गिवन है, तो एंगल A और एंगल C मिलकर कितना बनेगा, वो बनेगा 90 डिग्री। अब जब इसके दोनों साइड बराबर हैं तो इसके दोनों अपोजिट एंगल भी तो बराबर होंगे। तो अगर हम दोनों अपोजिट एंगल को बराबर माने तो एंगल A या फिर एंगल C ये दोनों की वैल्यू 90/2 मतलब कि 45 डिग्री आएगा, समझ में आ रहा। तो बाकी का जो बचा हुआ एंगल है वो 45 होगा अगर ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो। और अगर आइसोसेलेस नहीं हुआ तो फिर कोई सा भी एंगल हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है वो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल के बारे में लाइंस एंड एंगल्स में मैंने वैसे डिस्क्राइब किया ही था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये देखो कैसे, ये वाला जो है ना, कोई भी हमने एक ट्रायंगल बनाया है, इस ट्रायंगल में ये वाले एंगल को हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। मतलब ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में किसी भी साइड को ऐसे एक्सटेंड कर दो तो ये जो बाहर बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा। अब ये क्या है, तो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा। तो मान लो इसके इंटीरियर ये वाला होगा और अपोजिट एंगल, अपोजिट मतलब इधर और इधर वाला, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल के मिलके बनेगा वो, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे हमने एक और ऐसे दे दिया x, तो एंगल ACX ऐसे लिखते हैं ACX, ये वाला जो एंगल है ये एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा, ठीक है। एंगल A और एंगल B क्या है, वो है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब इसको अगर हम प्रूफ के तौर पे देखें कि इसका प्रूफ कैसे है, क्या ये मतलब जो प्रॉपर्टी वो सही है या नहीं, उसके लिए कोई भी हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसे बना दिए हमने, मान लो वही नाम दे दिया हमने ABC और यहाँ पे हमने दे दिया X, क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम ये जो AB है ना, AB ये जैसे है उसी के पैरेलल एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। और ये वाली लाइन जो है किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल, तो हम यहाँ पे मान लो Y ले लेते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये चीज आपको दिखेगा यहाँ पे कि जब ये दोनों पैरेलल है तो ये वाली लाइन जो है वो क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया एक तरीके से। तो हम यहाँ पे ये वाले एंगल को कह सकते हैं इसके बराबर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल शो कर रहा है। अब इसके बाद ये और ये लाइन अगर
ये और ये लाइन अगर पैरेलल है और इसको हम ट्रांसवर्सल मानते हैं बी एक्स को, तो फिर ये वाला एंगल जो है वो ये वाले एंगल के बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है करस्पॉन्डिंग एंगल शो कर रहा है, इसकी वजह से। तो हम यहाँ पे ऐसे क्या कह सकते हैं, मान लो कि ये है x, तो ये भी होगा x, और अगर ये y है तो ये भी एंगल होगा y। तो इसलिए एंगल ACX, इसकी वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया x प्लस वाई। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंगल A प्लस एंगल B जो है वो कितना होगा, वो भी होगा x प्लस वाई। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि ये दोनों एंगल बराबर है। तो हमने यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन किया कि ये हमने पैरेलल बनाया एक साइड के AB के पैरेलल, हमने ये CY हमने ड्रॉ किया। उसके बाद ये दोनों अल्टरनेट और ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल, तो उसके तरीके से जो है हमने इसको प्रूफ कर लिया। तो ये जो है हमारा बहुत ही छोटा प्रूफ है, कॉन्सेप्चुअल भी है। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि हम जो भी थ्योरम पढ़ते हैं उसका कोई ना कोई एक प्रूफ होता है। एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड जो है हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान आसान होते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी हमने ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल में ऐसे बना दिया और यहाँ पे बोल दिया कि यह 120 डिग्री, और यहाँ पे मान लो कि ये दे रखा है हमारे पास 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल बताओ क्या होगा। तो ये वाला एंगल जो है वो कितना होगा, देखो 120 डिग्री बराबर कितना होना चाहिए, 50 प्लस इसको मान लो x, तो 50 प्लस x, तो x बराबर कितना होगा 70 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। मान लो ऐसा है ट्रायंगल, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें कि AB बराबर BC दे रखा है, मतलब कि ये दोनों, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और उसके बाद ऐसे बना के दिया है कि ये हमारा एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री है। तो 70 डिग्री जो होगा एंगल, इसके सॉल्यूशन में मैं बना रहा हूँ, ये 70 डिग्री जो होगा वो एंगल A और एंगल C के बराबर होगा। एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब आपको पता है कि ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। तो इसका मतलब ये भी x और ये भी x। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x बराबर, या x प्लस एक्स लिख लो, x प्लस एक्स बराबर कितना होगा 70 डिग्री। तो 2x बराबर 70, तो x बराबर कितना होगा 70/2, मतलब 35 डिग्री ईच। तो एंगल A और एंगल C इन दोनों की वैल्यू हो गई 35 डिग्री। ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि एंगल B क्या होगा, तो एंगल B बराबर क्या होगा बताओ। देखो एंगल B और ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों मिलकर कितना बनाता है 180 डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो उस तरीके से एंगल B निकालना है अगर, तो हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। क्लियर है बात। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए जो इसमें परेशान नहीं होना। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और भी ट्रायंगल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम इसको भी स्टडी कर लेते हैं। ट्रायंगल जब हम बनाते हैं, ट्रायंगल जब हम बनाते हैं तो ट्रायंगल में आपने पढ़ा था कि 3 साइड होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, है ना। तो ये चीज तो है ही यहाँ पे। उसके अलावा मीडियन, अल्टीट्यूड
एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस तरीके की चीजें भी कभी कभी हम लोगों को ड्रॉ करने को मिल जाती है, या क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि दिस लाइन इज मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC थ्रू A, ऐसा करके कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो कभी भी अगर आपको वर्ड मीडियन मिले तो उससे आपको क्या समझना है, फिर अल्टीट्यूड अगर वर्ड मिले तो उससे आपको क्या समझना है, ये सारी चीजें टर्मिनोलॉजीज हैं, इसको हम बारी बारी से समझते हैं। देखो अगर हमारे पास ABC कोई भी एक ट्रायंगल है तो हम करते क्या है कि अगर हमारे पास BC का कोई मिड पॉइंट मिल जाए, मान लो ये P पॉइंट है, P, ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट है ये है P, तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, then the line joining through the midpoint of any side from its opposite vertex is called as median। median क्या है, तो एक कोई वर्टेक्स हमने चुना, उसका अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो मीडियन बन जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम पूछें कि यहाँ पे कितनी मीडियन पॉसिबल है, तो मीडियन तो हमारे पास ये वाला एक पॉसिबल है ही, अगर हम ये वाला वर्टेक्स ले लें तो यहाँ से ज्वाइन करके एक बना सकते हैं, ये वर्टेक्स ले तो यहाँ से, तो हमारे पास टोटल 3 मीडियन हो जाएंगे। तो अगर हम इसके मिड पॉइंट को ऐसे ऐसे ज्वाइन कर लें तो ये भी मीडियन है, मान लो ये एक और, अगर हम इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो एक और, मान लो ये P है, ये Q है और ये क्या है R है, ठीक है। तो PQR जो है वो है मिड पॉइंट्स, अगर हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं इसको तो वो बन जाएगा मीडियन, ठीक है। अब ये जो है आप देख रहे होंगे कि जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो है एक सेम पॉइंट से पास हो रहा है ना, ये जो है हमने जानबूझ के बनाया है क्योंकि ये सेम पॉइंट से ही पास होता है, मतलब ऑल द मीडियंस आर कॉन्करेंट बोलते हैं इसको, मतलब कि अगर एक ही पॉइंट से पास हो रहा हो बहुत सारे लाइन तो हम उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। तो इसलिए जो है अगर BQ, AP और CR ये जो है तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रहा है तो इस कोऑर्डिनेट का नाम इसका हम नाम रख लेते हैं G, ठीक है। और ये जो है हमारा G क्या कहलाएगा, G कहलाएगा सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC का सेंट्रोइड जो होगा वो क्या है, वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस, ठीक है। मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहेंगे, सेंट्रोइड। इतना समझ में आ गया। उसी तरीके से अब आपको समझना है अल्टीट्यूड क्या होता है। तो अगर हम एक ट्रायंगल बनाए, ऐसा बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा ट्रायंगल है ABC, ABC ट्रायंगल है, इसका अगर हम अपोजिट वर्टेक्स से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें जो इस पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है, मान लो ये है M, तो AM इज परपेंडिकुलर टू BC। अगर हम ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट साइड, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अल्टीट्यूड। उसी तरीके से अगर हम यहां से बनाना चाहें और परपेंडिकुलर अगर हम बनाते हैं तो ये बन जाएगा, मान लो ये N है, ठीक है। और अगर हम फिर उसके बाद यहां से बनाना चाहें तो एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे बनेगा, ये वाला परपेंडिकुलर लाइन, मान लो ये P है। तो M, N और P क्या है, ये जो है इसको हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जैसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो उसका फुट है। तो अब जो है ये भी एक ही पॉइंट से पास होता है, ठीक है, ये भी एक ही पॉइंट से पास होता है। तो इसको हम बोलते हैं, इसको अगर हम नाम दें तो हम इसको ऐसे H से लिखते हैं, ठीक है, H।
ठीक है। और ये एच का नाम क्या है, तो एच जो है वो है ऑर्थो सेंटर। बस नाम आपको याद रखना है, बाकी की चीजें फिर हम बाद में पढ़ेंगे। और एच क्या है, वो है ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। अब इसके बाद आते हैं एंगल बाइसेक्टर। कोई भी हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरह का, इसका एंगल है ए बी सी, ठीक है। इस वाले एंगल का अगर हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो एंगल बाइसेक्टर होगा ऐसे। मान लो कि ये जो है 80 डिग्री है, तो 40 डिग्री करके हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला एंगल है, इस वाले एंगल का, इसका भी हमने एंगल बाइसेक्टर बनाया। ये वाला एंगल है, इस वाले का एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर हो, यहाँ पे परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हम इंटीरियर एंगल ले रहे हैं उसको बाइसेक्ट होना चाहिए, मतलब उसको बीच से पास होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे ऐसे देखते हैं कि ये भी एक सेम पॉइंट से पास होता है, यही इसकी खासियत है। इसको हम बोलते हैं ओ, इसका नाम दिया हमने। तो ओ क्या है, ओ है वो है इन सेंटर। इन सेंटर, ठीक है। ओ की जगह आई लिख लेते हैं, याद रहेगा। आई से क्या है, इन सेंटर। अब इसमें जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इन सेंटर क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब इसके बाद चौथा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कोई भी एक हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना है, तो हम सबसे पहले इसका मिड पॉइंट ढूंढेंगे, सारे साइड का मिड पॉइंट ढूंढेंगे। मान लो कि ये एम है मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट जो है वो है एन है, और इसका जो मिड पॉइंट है वो है, मान लो ऐसे लिख लेते हैं पी क्यू आर। पी ये क्यू और ये क्या है आर। तो पी क्यू आर इसका क्या है, मिड पॉइंट। अब करना ये है, एक स्केल लो और इस वाली साइड के एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो ऐसे, समझ रही बात। तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ऐसे, समझ में। उसी तरीके से ये वाला साइड है, इसके भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। ये देखो ये परपेंडिकुलर, ये इसके से परपेंडिकुलर ऊपर जा रहा है, समझ में। अब उसी तरीके से अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें ये वाला मिड पॉइंट जो है, तो ये वाले मिड पॉइंट से भी हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा, समझ में। और इसकी भी एक खासियत है कि ये भी जो है एक सेम पॉइंट से होते हुए पास होता है, ठीक है। तो इसको हम ओ नाम दे देते हैं, ओ, ठीक है। ओ क्या है, तो ओ का नाम है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर, और सर्कम सेंटर क्या होता है, तो ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो हम यहां से इतने में हमने क्या क्या सीखा, हमने 4 टर्मिनोलॉजी सीखा, मीडियन, अल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इन सबको हम कैसे देख समझते हैं, तो मीडियन जो होता है कोई भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, मीडियन बन गया। अल्टीट्यूड कैसे बनता है, तो कोई भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर लाइन खींच लो, ठीक है। मतलब कि साइड पे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और ये वर्टेक्स से पास होना चाहिए,
ठीक है। अब इसके बाद एंगल बाइसेक्टर क्या है, तो एंगल बाइसेक्टर जो है वो कोई सा भी इंटीरियर एंगल है उसको हम दो बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं, और वो वाली लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बस ये एंगल जो है वो बराबर डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे भी एंगल बराबर डिवाइड हुआ, यहाँ पे भी एंगल बराबर डिवाइड हुआ, समझ में आया। तो ये वाली चीज जो है वो क्या कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, वो है कि हम मिड पॉइंट पहले ढूंढ लेते हैं और एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जो साइड पे परपेंडिकुलर हो, चाहे कहीं से भी पास हो रहा हो। अब जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास मीडियन कितने पॉसिबल है, 3, अल्टीट्यूड कितने पॉसिबल है, वो भी 3, एंगल बाइसेक्टर भी 3, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी 3। अब ये तीनों लाइन जो आपको दिख रहा होगा कि एक ही पॉइंट से पास होता है ना, मतलब जब एक ही पॉइंट से पास हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो वाले पॉइंट को सेंट्रोइड। अगर मीडियन पास हो रहा है, अल्टीट्यूड पास होगा तो ऑर्थो सेंटर, एंगल बाइसेक्टर पास होगा तो इन सेंटर, और अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम पास कराते हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले को हम बोलते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, इतना नाम है, ये टर्मिनोलॉजीज है, क्लियर है। इसको भी आप अच्छे से नोट कर लो। लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में हमने डिस्कस भी किया था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मेरे ख्याल से रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी जो है बता रहा हूँ कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि जब भी हम एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो अपोजिट साइड को उसके एडजेसेंट साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब क्या है कि अगर हमने ये वाली बनाई है और AD इज द एंगल बाइसेक्टर, देन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि BD जो अपॉन DC जो होगा, मतलब कि ये दोनों साइड का जो रेशियो होगा वो BD की तरफ कौन सा साइड है, ये वाला, और DC की तरफ कौन सा साइड है, ये वाला। तो मतलब AB अपॉन AC के बराबर होगा, AB अपॉन AC। ठीक है, इस पे मैंने एक दो क्वेश्चन भी कराए थे, याद होना चाहिए आपको। अगर नहीं ध्यान है तो आप एक बार नोट्स देख लेना, आपने नोट कंप्लीट किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आप देख लो इसमें। मान लो कि एक ट्रायंगल दे दिया ऐसे, इस ट्रायंगल में ये जो है ये मान लो 80 डिग्री है, क्लियर है। और उसके बाद एक ऐसा लाइन खींच दिया है इसने, ऐसा लाइन इसने खींचा है, मान लो कि ये पॉइंट है P। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन इसमें क्या दे रखा है कि AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC क्वेश्चन जो है क्या दे रखा है यहाँ पे कि AB बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, AB जो है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो मैं यहीं के साथ साथ लिखता चल रहा हूँ, आप एक बार पहले क्वेश्चन नोट कर लेना, फिर उसके बाद बताते हैं कि AB बराबर जो है वो कितना दे रखा है, 8। फिर AC बराबर कितना दे रखा है, वो है 16, क्लियर है। और BC बराबर कितना है, 9, यहाँ से यहाँ कितना है, ये 9। ठीक है, तो और PC ये कितना है, ये है 3। तो जब ये 3 है तो ये बाकी कितना बचा, ये 6। ठीक है,
थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे। इसमें जो है मैंने क्या लिख दिया कि ये जो है BC बराबर 6 है, मतलब ये जो है ये वाला लेंथ, ये लेंथ कितना 6 है और ये लेंथ कितना हो गया, तो फिर 3 हो गया। आप डायग्राम के लेंथ पे मत जाओ, बस खाली आप जो जो डेटा दे रखा वो आप यहाँ पे लिख लो। अब इसके बाद करना ये है कि हम क्या निकालेंगे, AB अपॉन AC। तो AB अपॉन AC क्या है, 8 अपॉन 16, मतलब कि 1/2। और उसके बाद एक और निकाल लो, PV अपॉन PC। तो PV अपॉन PC कितना है, वो 3 अपॉन 6, मतलब कि 1/2। क्या यहाँ पे दोनों रेशियो सेम है, तो दोनों रेशियो जो है लिखेंगे रेशियो सेम इंप्लाइज। अब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि AP इज द एंगल बाइसेक्टर। AP क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो इसलिए यहाँ पे एंगल A बराबर कितना है, 80 डिग्री, इसलिए एंगल PAB बराबर एंगल PAC, ये दोनों एंगल बराबर होगा और ये कितना होगा, तो 80/2, मतलब कि 40 डिग्री। समझ में आ रहा है। तो ये जो है अगर डेटा दे रखा है लेंथ के बेसिस पे, तो हम यहाँ से क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर है या नहीं। अगर ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो इसका मतलब हम ईच एंगल निकाल सकते हैं, 80 है तो 40 होगा। अब यहाँ पे देखो डायग्राम से तो समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हमने डायग्राम यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा बनाया था, ताकि जो है डायरेक्टली देख के पता न चले कि एंगल बाइसेक्टर है। तो अब जो है जिस तरीके से डेटा दे रखा है उसके हिसाब से तो ये एंगल बाइसेक्टर ही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 80 को 2 से डिवाइड करके 40 डिग्री निकाला। इतना नोट करो। पांचवी प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल है उसमें आपने एक चीज तो ऐसे देखा था ना, जैसे दो साइड अगर बराबर हो तो इसका अपोजिट एंगल बराबर होता है, ये वाली चीज आपने पढ़ा था। या फिर मान लो कि अगर तीनों साइड अगर बराबर हो तो उसके बाद तीनों एंगल इसके बराबर हो जाते हैं, 60 डिग्री के बराबर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा पढ़ा था। लेकिन जो है कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमेशा इनइक्वालिटी को फॉलो करती है। इनइक्वालिटी मतलब कि इक्वल ना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे इक्वालिटी और इनइक्वालिटी वर्ड अगर हम समझना चाहें तो उसके लिए है कि जैसे मान लो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री, है नहीं? क्लियर है ये बात। अब अगर हम यहाँ पे कहें कि कोई भी एक ट्रायंगल है, उसमें अगर हम एंगल A और एंगल B को अगर हम ऐड करें तो वो ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? तो ये वाली बात जो हम अभी कह रहे हैं, जैसे कि ये वाली बात जो हमने पहली बात कही, वो इक्वलिटी से हम इसको मतलब जो है इंटरप्रेट करेंगे कि ये इक्वलिटी वाली प्रॉपर्टी शो कर रही है। लेकिन ये वाली बात क्या है कि हम इस बात को जानते हैं कि अगर एक ट्रायंगल है तो दो एंगल का सम कभी भी 180 डिग्री तो नहीं हो सकता है। अगर हम बोले कि 190 डिग्री तो वो बिल्कुल नहीं होगा, तो जब भी होगा वो 180 डिग्री से तो कम ही होगा। जैसे मान लो कि एंगल C बराबर कम से कम 1 डिग्री अगर है, 1 डिग्री, तो इसका मतलब A और B दोनों मिलकर कितना होना चाहिए, 179 होना चाहिए। तो इस तरीके से हम एक बात तो श्योर कह रहे हैं ना कि A और B की वैल्यू जो होगी दोनों का सम वो 180 से तो कम होगा। तो मैं यहाँ पे जो समझाने जा रहा हूँ वो क्या है कि इनइक्वालिटी का मतलब है कि हम ऐसी बात कहें जो एकदम श्योर हो कि इससे तो छोटा होगा या इससे तो बड़ा ही होगा। समझ में आ रही बात? तो वो वहां पे इक्वल नहीं होगा वो बात। ये हमने सिर्फ ऐसे एग्जांपल दिया है इनइक्वालिटी को समझाने के लिए। अब यहाँ पे आओ कि किसी भी एक ट्रायंगल में
साइड्स को लेके अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें, साइड्स को लेके, तो सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जैसे कि अगर हमको एक ट्रायंगल लें, मान लो एबीसी एक ट्रायंगल है, इसमें ए बी प्लस बी सी अगर किया जाए तो हमेशा वो ए सी से बड़ा होगा। ये सिर्फ इस पेयर के लिए ही नहीं है बल्कि इसके लिए भी है कि ए बी प्लस ए सी अगर हम कर दें तो वो बी सी से बड़ा होगा, या ए सी प्लस बी सी अगर हम करें तो वो ए बी से बड़ा होगा। इस तरीके की बात हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि कभी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे वही बात अब यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, मान लो यह एक ट्रायंगल है तो ए बी में से अगर हम बी सी को माइनस करें तो हमेशा ए सी से छोटा होगा, ठीक है। या फिर ए बी माइनस ए सी अगर हम करें तो हमेशा जो होगा बीसी से छोटा होगा। मतलब इस तरीके से हम कोई सा भी पेयर ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। डिफरेंस का मतलब है कि बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि हमेशा जो है वो इससे छोटा होगा तीसरे वाली साइड से। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक लें, मान लो कि ट्रायंगल हमने बनाया, ये 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब कि जब हम इन दोनों को ऐड करें 5 + 6 तो 7 से बड़ा है ना। उसी तरीके से 6 + 7 भी 5 से बड़ा है। तो हम कोई भी दो छोटे वाली साइड को ऐड करके देख लेते हैं, छोटी वाली साइड को ऐड करके देख लेते हैं कि बड़े वाली साइड से बड़ा है या नहीं, ठीक है। तो 5 + 6 जो है कितना आ रहा है 11, विच इज ग्रेटर देन 7। तो ये वाली चीज हमेशा फॉलो करेगी। अगर हम ऐसे कहें कि एक हमने ट्रायंगल बनाया, ये 2 सेंटीमीटर का है और ये जो है 10 सेंटीमीटर का है, और ये जो है ये मान लो 15 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर का। तो अब ये जो है ये ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं, मतलब ये जो हमने ऐसे डायग्राम तो शो कर दिया, मान लो क्वेश्चन के तौर पे इसको लिख लो कि इज दिस ट्रायंगल इज ज्योमेट्रिकली पॉसिबल। क्या ये ट्रायंगल ज्योमेट्रिकली पॉसिबल है, मतलब ये हम बना सकते हैं इस चीज को। तो उसके लिए जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि सबसे बड़ा वाला साइड कौन 15 है 15, ठीक, और दो छोटे वाली साइड कौन है 2 और 10। तो हम ऐसा करते हैं कि 2 + अगर हम 10 करें, इसका नाम दे देते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो दो छोटे वाली साइड कौन है ए बी और ए सी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ए बी + ए सी, ये कितना आ रहा है 2 + 10, मतलब कि कितना 12। क्या ये थर्ड वाली साइड जो है मतलब 15 से तो ये छोटा है ना, जबकि होना क्या चाहिए था, ये 15 से बड़ा होना चाहिए था। दो साइड का सम जो है वो तीसरे से बड़ा। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ए बी + ए सी इज लेस देन बी सी हियर, सो ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे हमने चेक किया ये ट्रायंगल पॉसिबल है भी या नहीं। अच्छा, अगर आप कंस्ट्रक्शन करना जानते हैं वो सबसे कंपास से ये सब से, तो आप जब एक बार बनाएंगे, हमने डेटा दिया 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर का, और जब आप ट्रायंगल इसका बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन इसका बनाएंगे जब आप ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं। यही हमने कहा कि हमने रफ डायग्राम तो ऐसा बना दिया ट्रायंगल, लेकिन जो हमने डाटा दिया है उसके हिसाब से वो गलत होगा, है ना, ये ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। अब इसको जो है हमने सम के थ्रू हमने बताया, डिफरेंस के थ्रू हम कैसे बता सकते हैं। तो डिफरेंस के थ्रू देखो हम क्या करेंगे, दो बड़े वाले को माइनस करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे छोटे वाले से बड़ा आ रहा है या नहीं, है ना। तो हम यहाँ पे सॉरी छोटे वाले से छोटा आ रहा है या नहीं, वो हम देखेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 में से अगर हम 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। तो ये जो है ये तो 2 से बड़ा हो जा रहा है,
तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि BC माइनस AC इज ग्रेटर देन AB हियर, सो ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। तो हम डिफरेंस से भी ये बात हम कह सकते हैं। तो ये चूंकि दोनों बातें जो हैं वो एक ही हैं, जैसे डिफरेंस सम वाला जो है ना एक ही जैसा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे AB, AC को इधर ले जाओ और BC को इधर ले जाओ। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे AB माइनस AC इज ग्रेटर देन माइनस BC, या इसको ऐसे लिख लो, ऐसे नहीं करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं इधर, तो ये ऐसे आ जाएगा BC इज ग्रेटर देन AC माइनस AB। तो दिख गया कि दो साइड का डिफरेंस जो है वो तीसरे साइड से छोटा होगा, है ना। तो डिफरेंस वाला और सम वाला ये दोनों प्रॉपर्टी एक ही जैसा है, बस सिर्फ हम याद करने के लिए इसको हम लिख लेते हैं कि दो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है ये वाला, द एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज ग्रेटेस्ट, द साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट। ये वाली बात समझना, कोई भी हम एक ट्रायंगल लेते हैं, कोई भी एक ट्रायंगल हमने लिया ABC और हम इसको ऐसे दे देते हैं, मान लो या यहाँ पे AB जो है वो सबसे छोटा है, फिर उसके बाद BC है, फिर उसके बाद AC है। मान लो ऐसा अगर दे रखा है कि AB सबसे छोटा है, फिर BC, फिर उसके बाद AC। मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है और ये 6 सेंटीमीटर का, ऐसा हो सकता है ना। तो अगर ऐसे डेटा दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग हम श्योर ये बात कह सकते हैं, सो एंगल AB का अपोजिट कौन सा एंगल है, AB का अपोजिट C, तो एंगल C इज स्मॉलेस्ट। फिर उसके बाद एंगल कौन है, BC का सामने वाला, BC का सामने वाला A है, तो एंगल A ये भी छोटा होगा, और AC के सामने कौन है, B, तो एंगल B, तो एंगल B सबसे बड़ा, फिर एंगल A, फिर उसके बाद एंगल C। तो जिस ऑर्डर में हमारा लेंथ ऑफ साइड्स दे रखा है उसी ऑर्डर में उसके अपोजिट एंगल्स भी होंगे। तो ये तो मान लो कि इसका पहला हो गया, मतलब ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या होगी, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी में एंगल दे रखा होगा, इफ एंगल A इज मान लो ग्रेटर देन एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। यहाँ पे क्या दे रखा, एंगल C सबसे छोटा है, फिर एंगल B और फिर एंगल A। अगर ऐसे दे रखा है तो हम उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A का अपोजिट साइड कौन है, BC, तो BC जो होगा ये सबसे बड़ा होगा। फिर उसके बाद B के अपोजिट कौन है, AC, तो AC जो होगा उससे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा। फिर उसके बाद जो है एंगल C का अपोजिट कौन है, एंगल C का अपोजिट कौन है, AB, तो हम लिखेंगे AB। तो यहाँ पे जो है A, B और C जिस ऑर्डर में दे रखा है उसका अपोजिट साइड भी उसी ऑर्डर में होगा। तो ये वाली बात जो है यहाँ पे ये कह रहा है कि अपोजिट लॉन्गेस्ट साइड का अपोजिट एंगल जो होगा वो लॉन्गेस्ट साइड का अपोजिट एंगल जो होगा वो बड़ा होगा। तो लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पे कौन है, AC, ठीक है, इसका अपोजिट एंगल कौन है, एंगल B, तो ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, और कह रहा है अगला, साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल इज लॉन्गेस्ट। यहाँ पे सबसे बड़ा एंगल कौन है, ये वाला है ना, तो उसका अपोजिट साइड कौन है, BC, तो A अगर सबसे बड़ा है तो उसका अपोजिट साइड BC सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो यही था इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल। ये वाली जो मतलब जो है ना प्रॉपर्टी 5, ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे हम बहुत सारे भी क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन तो आपने यहाँ पे देख लिया, ये वाला कि एक ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं, तो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रायंगल जो है वो हम चेक कर सकते हैं।
उसके अलावा भी और भी क्वेश्चन हैं, वो अभी हम चैप्टर के लास्ट में करेंगे। अब ये जो है आपके इस चैप्टर की लास्ट प्रॉपर्टी है ये। इस प्रॉपर्टी में देखो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। मैंने बोला था ना कि लास्ट में हम राइट एंगल ट्रायंगल को लेके डिटेल से पढ़ेंगे। तो यही है, राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो पाइथागोरस थ्योरम को हमेशा फॉलो करती है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कभी भी अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो इसको और इसको हम सिंपली साइड्स बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, द एंगल साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल का जो सबसे अपोजिट वाला साइड होगा वो हाइपोटेनियस होगा। और हाइपोटेनियस के बारे में क्या है कि हाइपोटेनियस जो होता है वो होता है लॉन्गेस्ट साइड। कभी भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होगा, उसके बाद बाकी छोटे ही होंगे जो भी साइड होंगे। ठीक है, इस बात को भी अभी हम देखेंगे, प्रूव करेंगे हम इस चीज को। यहाँ देखो, पहला क्या है हमारा, वो है पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या कहता है कि कभी भी हम दोनों साइड्स लेते हैं, दोनों साइड के स्क्वायर का सम, ठीक है, वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब अगर हम इसको P लिखते हैं, इसको B लिखते हैं, इसको H लिखते हैं, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो है ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इज इट पॉसिबल, मतलब हमारा अपना क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पे एक डेटा दे रखा है 3, 4 और 5 सेंटीमीटर का ट्रायंगल बनाया है, और मैंने ये भी साथ साथ दे दिया है कि ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल के ये साइड्स पॉसिबल हैं? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना आ रहा है, मतलब कि दो छोटे वाले साइड का स्क्वायर कितना है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब कि 9 प्लस 16 मतलब 25। और 25 हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो है हमारा हाइपोटेनियस ए सी का स्क्वायर है, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर आ गया। इसका मतलब इट इज पॉसिबल। ठीक है, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो पॉसिबल है। तो कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इस बात को हमेशा फुलफिल करेगा। अब एक हमने ऐसे क्वेश्चन में मान लो दे दिया, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे दे दिया, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है? तो हम देखते हैं कि हम हमारे पास कौन सा एंगल इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लो ये ए बी और सी में कौन सा एंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल होगा इस ट्रायंगल में। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ये 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कितना आ रहा है, 25 प्लस 144 मतलब कि 169, और ये जो है 13 का स्क्वायर होता है। इम्प्लाइज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, है। तो इसका मतलब ये जो है ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल इन विच एंगल बी बराबर 90 डिग्री। कौन सा वाला, ए सी के स्क्वायर के बराबर आ रहा है ना, तो हाइपोटेनियस कौन है, ए सी, और ए सी का अपोजिट एंगल कौन होगा, बी। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद मैं कुछ शॉर्टकट बता रहा हूँ, वो शॉर्टकट जो है आपके काम आएगा। जैसे क्वेश्चन है हमारा, पहले ये क्वेश्चन एक बना लो। क्वेश्चन ये है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन
फाइंड AC, मतलब हाइपोटेनियस फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब कि 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 100 और यहाँ पे आता है 576, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 676, मतलब क्या आएगा हमारे पास ये 26 का स्क्वायर। तो इसलिए AC बराबर कितना हो गया, AC बराबर आ गया 26 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अगर हमारे पास कोई भी दो साइड दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये हाइपोटेनियस निकाला था ना, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस बराबर आ गया 26। तो अगर कोई भी दो साइड अगर दे रखा है तो हम तीसरा साइड फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इस पे से रिलेटेड जो है शॉर्टकट है, शॉर्टकट ये है कि पहली बात याद रखो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना। दूसरा मान लो एक ऐसे दे रखा है 5, 12 और यहाँ पे 13, जी, ठीक है। तो ये 3 ट्रायंगल मैंने ऐसे बोला, ये फॉर एग्जांपल ऐसे ये 3 ट्रायंगल आपको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन ये होता है हमारा, ये वाली बात तो क्लियर है ना कि ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर होगा तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। वैसे ही अगर ये 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है तो 25 और 144, तो ये आ जाएगा हमारा 169, 13 का स्क्वायर। उसी तरीके से 7 का 49, 7 का कितना होगा 49 और 24 का कितना होगा 576, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 625 आएगा, और 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है। तो इसलिए ये, तो ये वाली चीज तो क्लियर है कि ये तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब अगर क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है ऐसे दे रखा है हमारे पास, तो एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगा यहाँ पे, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल है जैसे 15 और 20 है, तो यहाँ पे क्या होगा। तो आपको करना ये है कि 15 जो आएगा वो क्या 3 into 5 है, तो ये जो है ये क्या है 4 into 5 है। तो इस तरीके से अगर ये 3 होता ये 4 होता तो ये कितना होता 5 होता, और सब 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 into 5 मतलब कितना है 25, समझ में आ रहा है। तो x बराबर कितना आ गया 25, शॉर्टकट है। अब सोचो यही कि अगर हमको 15 का स्क्वायर करना पड़ता, फिर 20 का स्क्वायर करना पड़ता, और फाइनली फिर देखना पड़ता हमको कि ये किस चीज का स्क्वायर है, तो हमको ये फाइंड करना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता, बशर्ते कि जो हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देख लो, मान लो एक ट्रायंगल दे रखा है, एक और ट्रायंगल है ऐसा, इसको फाइंड करो आप। मतलब ये है कि ये जो है 35 सेंटीमीटर, ये 90 में, और ये कितना होगा। तो हम यहाँ पे ऐसे देखते हैं कि 5 को जो है ये 7 से मल्टीप्लाई कर लिया गया होगा, फिर यहाँ पे अगर ये 13 होता तो 13 into 7 है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर ये 5 है, मान लो ये जो है 5, ये 5 होता और ये 13 होता, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था 12। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये है 12 मल्टीप्लाइड बाई 7, 84, समझ में आया। तो ये जो है हमारा शॉर्टकट तरीका। उसी तरीके से इससे भी एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं हम, मान लो ऐसे ट्रायंगल,
और इसमें दे रखा है हमारे पास ऐसा। अब इसमें निकालना है कि क्या होगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 14 जो है वो है 7 2, ये है 25 इंटू 2, तो 7 25, तो ये कितना होना चाहिए था 24, तो 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा 48। क्लियर है, यही आंसर इसका। तो हम जो है बड़े बड़े कैलकुलेशन से हम यहाँ पे बच सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक साइड निकालने के लिए। अगर ये 2-3 ऐसे एग्जांपल जो मैंने अभी यहाँ पे दिया ना 3, इसको याद रख अगर है तो उस तरीके से ये याद रख लेता है। अब जो है 3 4 के साथ क्या आता है 5, ठीक है 3 4 5 5 12 13 7 24 25, ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे बताया था 10 24 और यहाँ पे h, क्या हम इसको शॉर्टकट तरीके से बना सकते थे? ये 10 जो है ये है 5 इंटू 2, 24 कितना है 12 इंटू 2, तो 5 12 के साथ क्या आता है 13, तो 13 इंटू 2 कितना आ जाएगा 26। तो क्या ये शॉर्टकट में बना? तो इस तरीके से जो है हम पाइथागोरस थ्योरम का जो है हमारा प्रॉपर पाइथागोरस थ्योरम का जो थ्योरम है, मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो हम ये वाली चीज जो है शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं। क्लियर है? अब कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। अब देखो क्वेश्चन में होगा कि कोई भी एक राइट एंगल PQR, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। यह है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है PR बराबर एंगल Q बराबर 90 डिग्री है, और PR की वैल्यू जो है वो दे रखा है मान लो 5√2 सेंटीमीटर। देन फाइंड इट्स रिमेनिंग साइड। इसके रिमेनिंग साइड्स बताने हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे x मान लेंगे, इसको भी x मान लेंगे, और ये वाला कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5√2। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि PQ² प्लस QR² बराबर PR², तो x² प्लस x² बराबर कितना आएगा 5√2 का स्क्वायर होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2x² बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, मतलब ये आ रहा है 50, मतलब 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 50। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल कर लो, तो x² बराबर कितना आ गया 25, तो x बराबर कितना होगा 5। समझ में आया? इसका मतलब ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल था वो 5 5 और ये आ गया हमारा 5√2। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ या ऐसे बना लो, ऐसे बना लिया, ये है m² प्लस 1, ये है m² माइनस 1, PQR, Q जो है 90 डिग्री, और क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड QR बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे भी जो है वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल के टर्म में दे रखा है, तो इसलिए जो है ना इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा भी डिफिकल्ट है। अदरवाइज इसको जो है सॉल्व करने का तरीका वही वाला थ्योरम अप्लाई करना है। कैसे? देखो हम लिखेंगे PQ² प्लस QR² बराबर PR², ऐसा लिख लिया। अब PQ क्या है, वो है m² माइनस 1, इसका स्क्वायर करना है, फिर QR² लिखना है, और फिर इसके बाद m² प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से अगर हम ऐसे लिखें
कि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, m की पावर 4, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर किसी को ध्यान देना हो तो याद कर लेना, ठीक है, नहीं तो फिर अदरवाइज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी में हम इस चीज को और डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लो, इसको हम अगर फॉर्मूले के तौर पर यूज करें तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा एम स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 एम स्क्वायर इंटू 1, और प्लस में क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा एम स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम स्क्वायर इंटू 1, ठीक है, ऐसा लिख लिया। अब दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये वाली चीज जो है ना ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाले से कैंसिल हो जाएगा, 1 भी जो है 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास बचता है क्यू आर स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर बराबर इधर में आ रहा है 2m स्क्वायर, तो यहाँ से हम लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर, इसको हम इधर ले जाकर ऐड कर लेंगे, तो क्यू आर बराबर क्या आएगा, क्यू आर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4m स्क्वायर। अब m स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो तो m हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो ये आ गया 2m, यही है इसका आंसर। समझ में आया। अब यहाँ पे एक बात आप नोट करके लिख लो, नोट में है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है कि कभी भी 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्मेट में अगर डाटा दे रखा है तो ये हमेशा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, मतलब पाइथागोरस थ्योरम को ये फॉलो करेगा। अभी हमने देखा कि अगर ये और ये साइड है तो यहाँ पे क्या आता है 2m आता है कि नहीं। तो अगर हम ये 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्मेट में अगर कोई दे रखा हो डाटा तो हम हमेशा कहेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बना रहा होगा। जैसे अगर m का वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे 5, तो 5 गुने 2 कितना होगा 5 इंटू 2 10, फिर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 1 कितना होता है 24, तो 24 आया, फिर यहाँ 5 का स्क्वायर आएगा 25 और प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 26, तो 10 24 26 वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था ना, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल का ही साइड था। उसी तरीके से अगर हम ऐसे करें m का वैल्यू अगर हम यहाँ पे ले लें 2 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे m का वैल्यू क्या लिए थे हम, यहाँ पे 5 लिए थे, m का वैल्यू हम ले लेते हैं 2, तो m का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो 2m बराबर कितना आएगा 4, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया तो कितना होगा 3, और फिर उसके बाद m स्क्वायर आ गया 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 तो कितना आएगा 5, तो 4 3 5 3 4 5 पढ़ा था ना राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसी तरीके से हमारे पास m की वैल्यू अगर हम जो भी रखते जाएंगे 1 2 3 4 5 जो भी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत सारे 3 करके डाटा मिलेगा, वो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो इतनी चीजें आप प्रॉपर नोट कर लो। अब जो है हम आज का लेक्चर जो है यहीं पे भी खत्म कर लेते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल, और उससे पहले हम क्या करेंगे जो हमने बताया था ना इंपॉर्टेंट टॉपिक इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल, उसके हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे वहां पे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।